all these two chapters, you require few concepts of cell division which is not given, मेंशन किया हुआ है बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि सेल डिवीजन होती क्या है. इज इट ओके? सो ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए, मेरा फोन आ रहा है, ये चैप्टर समझ में भी आए और आगे तुम्हें कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो, तो वी विल स्टार्ट विद सेल डिवीजन. राइट? इज इट ओके स्टूडेंट्स? सेल डिवीजन, ठीक है, इसलिए बिल्कुल एकदम क्वाइट होके साइलेंस बिल्कुल मेंटेन करके तब हमने काम करना है, ऐसे नहीं. राइट? कोटकपूरा वाले कह रहे फिर हम इनको इस पे ही करते हैं. बेटा पहले, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि सबको शीट्स मिल गई, आपकी वर्कशीट्स मिली कि नहीं? मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी. यू विल गेट, नो प्रॉब्लम्स, यू विल गेट योर वर्कशीट्स ऑफ बायोलॉजी सेल डिवीजन. हाँ जी, आ गई आ गई. मैथ्स की भी मिलेगी अगर मैथ्स की है, नहीं तो साइंस की तो मिल ही जाएगी. मैथ की है सर ये? ओके सर, ये बाद में दे देना. एक सर साइंस की भी होगी सेल डिवीजन की, वो भी चेक कर लो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बरगाड़ी में यानी, हाँ एक स्टूडेंट लास्ट में है बेटा, आगे आके बताओ. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. बैठो. सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, लिखते जाना है. कुछ चीजें पता होती है, कुछ चीजें नहीं पता होती, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो चीजें पता है वो भी एक बार नोट कर लो, क्योंकि एक सीक्वेंस में हमने जाना है. ठीक है ना? सो राइट डाउन दिस. एक सीक्वेंस हम शुरू करेंगे ताकि वो सीक्वेंस आपको पता चले. सेकेंड इज और सेल और ऑर्गेनिज्म. ये मुझे कौन बताएगा फरीदकोट में? रेज योर हैंड्स. जल्दी से, बातें नहीं करनी बॉयज. पीछे सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल कौन सा है? एनीबडी? हाँ ठीक बोल रहे हो. खड़े होके, हाथ खड़ा करके फटाफट से. स्टैंड अप एंड देन टेल मी. एमएम से है? हाँ बेटा खड़े हो. हाँ जी खड़े हो जाओ फरीदकोट. हाँ बेटा कोई बात नहीं, पीछे से मत सुनो, आप खड़े होके बोलो. हाँ एक हाथ खड़ा हुआ था. हाँ उसको बोलने दो. हाँ बेटा बोल. पीपीएलओ, बिल्कुल ठीक है. सिट डाउन. इट्स व्हाट इज? बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, एकदम साइलेंस. पीपीएलओ क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स.
organism smallest cells बॉडी। हाँ जी, रेज योर हैंड्स बरगाड़ी। कौन से हमारे सेल में सबसे छोटा सेल कौन सा है? हाँ जी, देयर इज वन बॉय एट कोटकपूरा। हाँ जी बेटा, खड़े होके। हाँ, कोटकपूरा नहीं, फरीदकोट, आई एम सॉरी। हाँ, फरीदकोट। हाँ, RBCs। लॉन्गेस्ट सेल्स इन अवर बॉडी। फरीदकोट सबसे लास्ट वाले बेंच पे जो बॉयज है, हाँ एक लड़का खड़े होके। हाँ, नर्व सेल्स, बिल्कुल ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स। हाँ जी, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अपनी थोड़ी सी कोई इनको डिस्कनेक्ट करके इनको यहाँ पे ठीक है जी। सो विच इज द लॉन्गेस्ट सेल्स इन अवर बॉडी। अब ये बरगाड़ी वालों ने मुझे आंसर देना है। जॉन से मैं अब पूछने लगी हूँ, कोई और नहीं, ओनली बरगाड़ी स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स। Which cells in our body do not divide after birth? हमारी बॉडी में कौन से सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते आफ्टर बर्थ? हाँ जी, ये बरगाड़ी वालों ने बताना है और कोई नहीं बताएगा। कौन से हमारी बॉडी में कौन से सेल्स है जो डिवाइड नहीं करते? बर्थ से पहले जो बन गए सो बन गए, उसके बाद डिवाइड नहीं करते। कौन से ऐसे सेल्स है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, जो बैठो जल्दी से। फरीदकोट जल्दी से, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, बरगाड़ी पता है, यस और नो? अच्छा
अच्छा जी, फरीदकोट। हाँ जी, देर इज वन गर्ल फ्रॉम द लास्ट सेकंड रो। हाँ जी, कॉर्नर में। हाँ जी बेटा, आगे से आगे आके बताओ। हाँ, आगे आके। बेटा आरबीसी, वो तो बात ठीक है, आपकी गलत नहीं है कि ब्लड सेल्स डू नॉट डिवाइड, बट न्यू ब्लड सेल्स आर ऑलवेज फॉर्म। ठीक है ना, आपको पता नए नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। बट मैं, आप बैठो, गलत नहीं हो, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी सी और करके पूछती हूँ। विच सेल्स ऑफ इन अवर बॉडी डू नॉट डिवाइड? हाँ जी, देर इज वन बॉय। कौन से बेंच से? हाँ आप बताओ। हाँ बताओ, जो खड़ा हुआ था वो बताए। हाँ, न्यूरॉन्स एंड बैठो, हंसने वाली बात नहीं बेटा, इधर ध्यान दो। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, यू कैन से न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स। न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स, दो सेल्स है, दो टाइप के सेल्स है विच नेवर डिवाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विच सेल्स इन अवर बॉडी डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, या फिर इसको थोड़ा सा और फॉर्म में हम कहें, द सेल्स whose number does not increase after birth। बर्थ के बाद कौन से ऐसे सेल्स है जिसका नंबर नहीं इंक्रीज करता? ठीक है, तो वो कौन से सेल्स है? न्यूरॉन्स है एंड मसल फाइबर्स। देयर आर टू टाइप्स, दैट इज न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स। वाई? क्यों ये क्यों नहीं डिवाइड करते? इनका नंबर क्यों नहीं बढ़ता? हु विल टेल मी? यहाँ पे लिख लो, बिकॉज, हाँ, देयर इज वन बॉय। हाँ जी बेटा, फरीदकोट। आगे आके बता बेटा, थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा। बिकॉज बेटा वो तो सिर्फ किसमें नहीं है, नर्व फाइबर्स में नहीं है, न्यूरॉन्स में नहीं है, मसल फाइबर्स में क्यों नहीं? वाई कांट दे डिवाइड? ठीक है, बैठो मैं बताती हूँ। तो इसमें मेन रीजन है बिकॉज दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड, बिकॉज दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड and cannot revert back to division। मेन रीजन ये cannot revert back cannot revert back to division। अब बेटा हम कहते हैं कि मसल फाइबर्स जो है दे डू नॉट डिवाइड। ठीक है, इनका नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। हम क्या कहते हैं? बट इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल। पहले तो हम, एक मिनट, इससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मसल एंड मसल फाइबर। ये बरगाड़ी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, जल्दी से हाथ खड़ा करो, जल्दी से, क्विक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मसल एंड द मसल फाइबर? हाँ जी बरगाड़ी, डू यू नो? यस और नो?
नो. फरीदकोट, गर्ल्स, यस और नो. हाँ देर इज. हाँ जी, मिडिल गर्ल, सेकेंड बेंच. हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड. ये बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि ये तो +1 स्टूडेंट्स को भी नहीं कई बार पता होता. सभी स्टूडेंट्स, बरगाड़ी एंड 2 स्टूडेंट्स हु डोंट नो, लिख भी लो और माइंड में भी बिठाओ. मसल फाइबर इज ए मसल सेल. Whereas muscle is a tissue formed of many muscle fibers. Muscle is a tissue which is formed of many muscle fibers. अब हम कहते हैं बेटा कि ये फलाना एथलीट है, उसके मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है कि नहीं? किसी के मसल्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, किसी के मसल्स वीक होते हैं. यस और नो? ठीक है, जो ज़्यादा जॉगिंग या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उनके मसल्स ज़्यादा डेवलप्ड है. डेवलपमेंट का क्या मतलब है? Increase in size of a muscle is due to. क्या आंसर आएगा? मसल का साइज इंक्रीज हो गया, वो किसके कारण हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे कोई आवाज आई थी. फरीदकोट, जरा खड़े होके बेटा. दो ऑप्शंस मैं देती हूँ, उससे बतानी है. ऑप्शन ए है हाइपरप्लेजिया एंड ऑप्शन बी है हाइपरट्रॉफी. हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी. सीधे होके बैठो बेटा, सीधे होके. हाँ, sit straight. Yes, A or B? It is hypertrophy. फरीदकोट कहता है it is A. बरगाड़ी कहता है it is hypertrophy. हाँ जी, फरीदकोट क्या कह रहा है? जो सही है वही आंसर है. ये तो कोई बात नहीं, मैंने तो सही, मुझे नहीं पता. बस आराम से. तो न्यू टॉपिक है, समझो आराम से, चीजें बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. लग रहा है क्योंकि हमें टर्म्स नहीं पता. चलो, जब मैं टर्म्स के आंसर मतलब बताऊंगी तब आपको पता चल जाए. हाइपरप्लेजिया इज increase in number of cells and hypertrophy is increase in size of cells. अब मुझे बरगाड़ी में कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बताएगा कि increase in size of a muscle is due to हाइपरप्लेजिया का हाइपरट्रॉफी. फरीदकोट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सिर्फ बरगाड़ी वाले स्टूडेंट्स बताएंगे. हाँ जी, फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट बॉय. हाँ जी, इसको बोल ले दो. हाँ, इट इज हाइपरट्रॉफी. बिल्कुल ठीक है, इट्स हाइपरट्रॉफी बिकॉज मसल सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं करता है. तो क्या इंक्रीज होगा? मसल का साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है कि जो मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल फाइबर्स. राइट और नॉट? So hypertrophy, or you can say it is due to hypertrophy of muscle fibers is due to hypertrophy of muscle fibers.
नॉट हाइपरप्लेसिया, राइट और नॉट? ठीक है, अब आपको पता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, जब छोटा है तो उसके न्यूरॉन्स छोटे छोटे हैं, तो एज द चाइल्ड ग्रोज व्हाट हैपन्स, मोर न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड और इंक्रीज इन द साइज ऑफ न्यूरॉन्स, increase in the size of the neurons, not more neurons but increase in the size of the neurons. Okay, next is, as one girl of Faridpur told me that blood cells do not divide. That is right. But how do the increase in number of blood cells, ब्लड सेल्स तो डिवाइड नहीं करते, तो कैसे इनका नंबर इंक्रीज करता है? हाँ जी, फरीदकोट, रेज योर हैंड्स गर्ल्स. देयर इज वन बॉय ऑन द फर्स्ट बेंच, कॉर्नर बॉय टुवर्ड्स वॉल. फरीदकोट, हाँ जी बेटा. बाय नए सेल्स तो बन रहे हैं, कौन बना रहा है? बैठ, कोई और नहीं बोलेगा बेटा, उसको बोलने दो, कोई और बताए. नए सेल्स तो बन रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, बट ब्लड सेल्स डोंट डिवाइड. देन हाउ डू न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड? बरगाड़ी, हाँ जी बेटा. बेटा जो अलमीरा की तरफ लड़कियां बैठी है उसमें से फर्स्ट बेंच में से कोई आ जाओ, आ जाओ. Do you know बरगाड़ी? फरीदकोट, आंसर भी आ रहा है, जरा खड़े होके बोलो बेटा. हाँ, बोन मैरो, बिल्कुल ठीक है. और बोन मैरो के सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेम सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? That stem cells of bone marrow divide to form new cells which differentiate into different blood cells. ठीक है, और ये याद रखना है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, it is called as hemopiesis. It is called as hemopiesis. Formation of blood cells, the process is called as hemopiesis. इसलिए हम बोन मैरो को क्या कहेंगे बेटा? The bone marrow, it is called as hemopietic organ. No talking Faridkot. It is called as hemopietic organ. जो ऑर्गन ब्लड सेल्स बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोपायोटिक ऑर्गन. तो बोन मैरो इज द मेजर हीमोपायोटिक ऑर्गन. बाकी और जगह भी ब्लड बनता है, हमारे लिवर में भी ब्लड बनता है, ठीक है, बट बोन मैरो मेन है. Is it okay?
नाउ हाँ जी बेटा, आगे आके बोलो। हाँ, हाउ बोन मैरो इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, बोन मैरो इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो ओनली, वो तो एम्ब्रियो में ही बन गया है। बट बोन मैरो के जो सेल्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड डिवीजन, उनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन उनमें ऐसे एक्टिवेशन है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, बट दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, बोन मैरो आफ्टर बर्थ नहीं बनता है। बोन मैरो में बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक बोन मैरो सेल है ना बच्चे, लेट अस से दिस इज बोन मैरो सेल, इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू टाइप ऑफ सेल्स। वन रिमेन्स, एक तो जो है डिफरेंशिएट्स, नो टॉकिंग, differentiates into blood cells, and the other one it remains stem cell. ठीक है, दिस इज कैपेबल ऑफ डिवीजन ऑलवेज। ठीक है, ये बोन मैरो बनाता रहता है, ये न्यू सेल्स बनाता रहेगा जो विच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन, whereas this cell it differentiates into blood cell। यहीं पे कंफ्यूजन थी आपको। हाँ, stem cells divide in bone marrow transplant, small bone marrow is taken from the donor which has stem cells which is then transplanted into recipient। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसमें करते हैं, जिसमें ल्यूकीमिया हो, ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स हो। ठीक है, उसी में ही करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बोन मैरो सेल्स की कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई है जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर ब्लड सेल ज़्यादा बना रहे हैं। जनरली ल्यूकीमिया इज द कैंसर ऑफ ब्लड कैंसर इन विच देयर इज मोर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द बोन मैरो सेल्स। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट सो ईजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कहने के लिए ईजी है या हम कहें कि ये 100% सक्सेसफुल है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का बोन मैरो किससे रिप्लेस कर देते हैं, डोनर के बोन मैरो से रिप्लेस कर देते हैं। इज इट ओके? ठीक है जी। Now there is second question in your assignment, how growth occurs, है ना, एक क्वेश्चन है ना सेकंड वाला, how growth occurs in कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल, है यही है ना। सेकंड क्वेश्चन हाउ ग्रोथ अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं। छोड़ो कोई बात नहीं है तो मैं पूछ रही हूँ, आप ये देख लो, बट एकदम साइलेंस प्लीज। क्वेश्चन है हाउ ग्रोथ अकर्स in multicellular organisms। How growth occurs in multicellular organisms? There are two phenomena। कौन से दो फिनोमिना से ग्रोथ हो सकती है? फर्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और सेकंड है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। दो फिनोमिना से ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स। और यहाँ पे आपने स्टार डाल के पॉइंट ये लिखना है
कि maximum growth occurs by increase in size of cells. Maximum growth occurs by increase in size of the cells. देखो बेटा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करते हैं तो सबसे पहले क्या हुई? फर्टिलाइजेशन। ये आपने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा सा किया हुआ है। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस इज ज़ाइगोट। पता है कि नहीं? ठीक है। फरीदकोट बेटा बच्चों, अगर नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हो, स्पेशली आप इसी क्लास के लिए आए हो तो इसी पे कंसंट्रेट करो। और अगर बातें करनी है, यू मूव आउट, गो टू प्लेग्राउंड्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स। एंड आई होप कि मुझे ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी आज के बाद या इस टाइम के बाद। बिल्कुल तुम्हारी जो नेक्स है वो इधर उधर कर्व नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट नेक्स टूवर्ड्स स्क्रीन ओनली। बेटा आप ये देख के भी जितना टीचर, यू कैन सी माई फेस, है ना? आज मेरे फेस पे आपको स्वेलिंग लग रही है कि नहीं? है ना? सो आई एम नॉट ओके, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई भी है, बट स्टिल हम किस लिए आए हैं कि भी बच्चे हैं, इनको हमने टॉपिक करवाना है। एंड आई एम डूइंग विद फुल एंथुजियाज्म। एंड इफ़ यू गिव मी दिस रिस्पॉन्स कि हम बातें कर रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, फिर कैसे हमारा दिल करेगा पढ़ाने का? कि इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन इधर, मेरा भी एंथुजियाज्म बना रहेगा और आप भी कुछ चीज़ें सीख के जाओगे अच्छी तरह से। तो बेटा जब ज़ाइगोट ने अब क्या करना है? डिवाइड करना। जब डिवाइड करता है ना बेटा, तो सेल या हम कहेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में मैनी डिवीजन अकर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मैनी सेल्स। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो सेल्स है, पहले ये सिंगल सेल था। कैन यू सी? दिस इज सिंगल सेल। ये डिवाइड करके इसने बहुत छोटे छोटे सेल्स बना दिए। तो यू कैन सी दैट by division the cell size actually decreases। देख रहे हो? सेल साइज डिक्रीज हो गया तो ऑर्गेनिज्म की बहुत थोड़ी सी ग्रोथ हुई, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, जबकि सेल नंबर बहुत ज्यादा हो गया। सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने की तैयारी है। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। वहां पे था डिवीजन। वहां पे अब हर सेल जो है इट इज इंक्रीजिंग इट्स साइज। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नाउ यू टेल मी how more growth occurs, by cell division or increase in cell size? सेल डिवीजन से ज्यादा ग्रोथ हो रही है कि सेल साइज के बढ़ने से ज्यादा ग्रोथ हो रही है?
1 or 2? 2. That's absolutely correct. Not by division, but maximum growth is due to increase in size of the cell. So if we, ये it is in case of multicellular, unicellular की हम बात नहीं कर रहे हैं. तो multicellular organisms में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे this is time, this is rate of growth. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, we obtain an S-shaped curve. ठीक है, थोड़ा सा मैं ये हो तो हम क्या देखते हैं, ये जो इनिशियल ये ग्रोथ तो है बट लेस ग्रोथ है कि नहीं. टाइम इतना, आप देखो ये टाइम इतना और ग्रोथ सिर्फ इतनी. ये वाला देखो, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकेंड फेज है और ये थर्ड फेज है. टेल मी इन विच देयर इज मोर ग्रोथ. फर्स्ट में कम है और थर्ड में तो ग्रोथ कांस्टेंट ही हो गई है. टाइम बढ़ता जा रहा है, साइज उतना ही रह रहा है. राइट और नॉट? ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो फर्स्ट फेज है बेटा, यहाँ पे देखो, मैं जरा फोकस करता हूँ रिपोर्ट को. फर्स्ट फेज जो ग्रोथ का है, दिस इज लैब फेज. which corresponds to cell division. जहां पे ग्रोथ हो रही है बट बहुत कम हो रही है, so it corresponds to division where the number of cells increases but cell size decreases. Right or not? पूरी ग्रोथ हो रही है. जो सेकेंड फेज है, it is log phase और इसको हम कहते हैं फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. which corresponds to increase in cell size. ठीक है, एकदम ग्रोथ इंक्रीज कर रही है, मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज. which corresponds to cell differentiation. Cell differentiation means cell attains specific function. यहाँ पर आके सेल का साइज, ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पे सेल्स के डिफरेंशिएशन हो रही है, दैट इज दे अटेन स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, ये बना लो और लिख लो जल्दी से, क्विक.
Are you done, students? So maximum growth occurs due to increase in number of cells या increase in size of cells? Increase in size of the cells. देन एक टर्म आ जाती है बेटा ओमनिस सेलुला ई सेलुला proposed by Rudolf Virchow. Explains cell lineage theory. According to which, अब आगे आप बताओ। हाँ जी फरीदकोट, एक ही बच्चे का हाथ खड़ा हो रहा है, और कोई? हाँ जी बेटा थर्ड बेंच, आपने आपके आगे वाले में से थर्ड बेंच में से कॉर्नर वाला जो लड़का है, हाँ जी बेटा, हाँ आगे आके ताकि बरगाड़ी वाले भी सुन ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। इसका मतलब है ओमनिस सेलुला इज सेलुला, इट मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड by division of pre-existing cells. New cells are formed by division of pre-existing cells, that is omnis cellulae cellula. It is cell lineage theory given by Rudolf Virchow. हाँ जी, which controls, there is one question in your assignment, I think third fourth देखो, which controls all the functions of the cell, कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड क्वेश्चन है, which controls, which structure of the cell controls all the functions of the cell? हाँ जी बरगाड़ी में लास्ट बेंच पे जो लड़का बैठा है बेटा, बरगाड़ी, हाँ जी आगे आजा बेटा, आगे आजा। हाँ जी बेटा, न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। विच कंट्रोल्स ऑल द, बैठो, विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल? इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ genetic material in the form of thread-like structures called as chromosomes. Genetic material, nucleus consists of genetic material in the form of thread-like structures called as chromosomes. हाँ जी, next question आ जाता है, what are chromosomes and what are they composed of? फरीदकोट, हाँ जी बेटा, फर्स्ट रो में से गर्ल्स, फर्स्ट गर्ल, हाँ जी बेटा, फरीदकोट, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट गर्ल, हाँ
जो लेट आई है लड़की, आ जा बेटा। हाँ, यू डोंट नो, बैठो बैठो बैठो, आपके पीछे एक हाथ खड़ा हुआ था। हाँ, There are genetic materials in the form of thread-like structures present in the nucleus that contains the information of inheritance of characters from one generation to another in the form of DNA. इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, बिल्कुल ठीक है। तो हम बात, बैठो, तो जिसको नहीं पता वो लिख लो, क्रोमोसोम्स। पहली बात तो chromosomes are composed of DNA and few proteins. Chromosomes are composed of DNA and few proteins. हाँ जी, बरगाड़ी में से थर्ड बेंच पे जो टूवर्ड्स वॉल लड़का बैठा है वो आ जाओ जरा जल्दी से आगे। आजा आजा बेटा, आजा आजा। हाँ, आगे आ जाओ। मुझे डीएनए की फुल फॉर्म बता दो बेटा, पता ही होगी। हाँ, I don't know. यू डोंट नो? बैठो, आपके साथ का लड़का। हाँ जी, Deoxyribonucleic acid. बिल्कुल ठीक है, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज deoxyribonucleic acid. So chromosomes are thread-like structures. These are highly coiled and these are composed of DNA and proteins. ठीक है जी। What is DNA? ऑप्शन ए है मोनोमर और ऑप्शन बी है पॉलीमर। हाँ जी, फरीदकोट में सेकंड रो में जो लड़का है, सेकंड वाला लड़का। हाँ जी बेटा, इट इज ए पॉलीमर। फिर इसका मोनोमर बताओ। बिल्कुल ठीक है, डीएनए इज ए पॉलीमर। आपने खड़े रहना बेटा जरा। डीएनए इज ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ many dash joined by dash bond. हाँ जी, fill in the blank. पॉलीमर क्या चीज होती है बेटा? जब बहुत छोटे छोटे यूनिट्स ज्वाइन करके एक लंबी चेन बनाते हैं, दैट इज ए पॉलीमर। तो डीएनए इज ए पॉलीमर। तो मुझे बेटा वो छोटे यूनिट का नाम बता दो जो ज्वाइन करके डीएनए बनाता है। डू यू नो? न्यूक्लियोटाइड्स। बिल्कुल ठीक है, बैठो आप। बाय मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंड बाय। इसके पीछे जो लड़का बैठा है बेटा, जिसने अभी आंसर दिया है, उसके एग्जैक्टली पीछे जो लड़का बैठा है सेकंड, वो खड़े होके मुझे बताएगा। हाँ जी, हाँ जी, हो जाओ खड़े बेटा, खड़े तो हो जा। हाँ, हाँ जी, फिर पिछले वाले स्टूडियो में विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ना ना ना, वो दो चेन्स को तो इसी पूरा गलत नहीं है, बट वो मैं बताऊंगी कहाँ पे है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं? अब बैठो, आपके साथ वाला बेटा लेफ्ट में जो लड़का है वो खड़ा हो जाए। हाँ, कौन से बॉन्ड्स है?
Yes or no? Yes. Then tell me. You don't know? Sit down. Yes, I got it. These are joined by phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds. ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, डीएनए जो है ये डीएनए है, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो बीड्स बना रही हूँ, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, these beads are nucleotides. इस स्ट्रैंड पे भी इतने ही न्यूक्लियोटाइड्स। अभी वो चेक नहीं कर इसमें इस वाइट, ठीक है। धवल जी गुड मॉर्निंग। तो बेटा आप यहाँ देख रहे हो कि डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए मॉलिक्यूल। दिस डीएनए मॉलिक्यूल इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट आर these are nucleotides, and these are joined with each other by कौन सा बॉन्ड है, जल्दी से बोलो, phosphodiester bonds। पर बेटे ये देखो, ये आपस में ये तो दो स्ट्रैंड्स है, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, ये भी आपस में भी ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। The two strands are joined with each other ये जो दो स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आइदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो चेन है इट इज joined by phosphodiester bonds, but the two strands are joined by hydrogen bonds. राइट और नॉट, समझ में आई ये चीज? ठीक है। A chain is formed by nucleotides joined by phosphodiester bonds, but the two adjacent chains are joined by hydrogen bonds between nucleotides. May I rub it?
differentiate between haploid or diploid. Haploid generally N and diploid is 2N. ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का साइज डिफरेंट हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकती है। एक न्यूक्लियस है, इसमें ये है। एक ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस ए, दिस इज बी। तो टेल मी विच इज हैप्लॉइड विच इज डिप्लॉइड। तो चाहे सुना है या नहीं सुना, ठीक है। एक ही बच्चे का हाथ खड़ा है फरीदकोट में। गर्ल्स, कोई और गर्ल्स, फर्स्ट बेंच पे जो कॉर्नर वाली गर्ल है टुवर्ड्स वॉल, हाँ डिप्लॉइड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दिस इज हैप्लॉइड। और बेटा इसको और करेक्टली अगर कहेंगे मोनोप्लॉइड, which has single set of chromosomes. और यहाँ पे क्या है, this is diploid. It has 2 sets of chromosomes. ठीक है जी, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। जब सिंगल सेट है तो हैप्लॉइड, जब 2 सेट्स है तो डिप्लॉइड। अब मैं बेटा यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम्स है इसमें। आउट ऑफ 1 2 3 and 4, what are या which are homologous chromosomes and which are heterologous chromosomes। कौन बता रहा है मुझे बेटा? Do you know the concept of homologous and heterologous? चलो मैक्सिमम को नहीं पता, कुछ को पता है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो बेटा ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, यस और नो? सेकंड एंड थर्ड सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है दे आर हेट्रोलोगस एंड द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नहीं लिख रही, ट्रिग्नोमेट्री की है ना, ठीक है। तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिखो फटाफट, होमोलोगस। Homologous chromosomes are the pair of chromosomes, pair of similar chromosomes. Homologous chromosomes are the pair of similar chromosomes which are same in size, which are same in size and have same number of similar genes. And have same number of similar genes.
Therefore 1 and 2 are homologous chromosomes. 1 and 2 are homologous chromosomes. Comma करके 3 and 4 are also homologous pair. 1 and 2 homologous है, 3 and 4 homologous है. और फिर है heterologous. Different chromosomes present in the same nucleus. The same nucleus are called as heterologous. तो हम आंसर क्या कह देते हैं? 1 and 3 homologous की heterologous? Heterologous. 1 and 4 होमो की heterologous. 2 and 3 2 and 4 हेट्रो. ठीक है, तो अब आपको होमोलोगस और हेट्रोलोगस का कंसेप्ट पता चल गया बेटा? ठीक है, तो इसके बाद हम जब होमोलोगस हेट्रोलोगस का पता चल गया आपको, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम हम सेल डिवीजन करेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस. हैव यू एवर हर्ड अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस? ओके, इक्वेशनल डिवीजन कौन सी है? फरीदकोट में पता है बच्चों को थोड़ा सा? हाँ जी, इकट्ठे बोलो, इक्वेशनल कौन सी है? माइटोसिस. हाँ बेटा बता. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. कितने सेल्स बनते हैं इसमें? 2 की 4? कंफ्यूजन है. 2 सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस. हमारे गैमीट्स किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं. ठीक है, तो वो कैसे रिडक्शनल डिवीजन है, आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अगली बार हम करेंगे. थोड़े से और क्लैरिटी आपको पता भी होगा, बट यू विल बी बिकम मोर क्लियर व्हेन वी डू दिस कंसेप्ट इन द क्लास, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ, एवरी स्टूडेंट हैज ट्रिग्नोमेट्री असाइनमेंट और नॉट? यू डोंट हैव? मुझे ये बताओ, आपको मिली तो थी ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट के नहीं? बट यू हैवंट गॉट? तुम लेके नहीं आए हुए आज? नो मैम. ओके. कौन सी आज भेजी थी? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हैव यू गॉट द न्यू असाइनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? फरीदकोट आज कौन सी असाइनमेंट मिली है अभी? हाँ, प्रॉफिट लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गई है, अभी मिल जाएगी. एंड बरगाड़ी प्रॉफिट एंड लॉस मिल गई है ना? चलो ठीक है, फिर मैम वही कराएंगे. आपके पास है? मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पेपर खत्म हो गए? रिलैक्स्ड? चलो, मैथ्स का पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा. किस टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए? ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में से. बट मैथमेटिक्स में से किस टॉपिक में से? ऑब्वियसली मैथ के पेपर में सोशल स्टडी का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैथ्स का ही आएगा. चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्री की आपको असाइनमेंट वो दी थी, वो आप अगली बार लेके आएंगे और साथ में ट्राई भी करके आएंगे. डोंट थिंक कि पेपर हो गया और अब ट्रिग्नोमेट्री से पीछा छूट गया. दिस विल नॉट बी द केस. वो आपको जितना एक्सटेंडेड ट्रिग्नोमेट्री करवाई गई उसका बेनिफिट ही ये है क्योंकि आपको आगे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. सो इन द नेक्स्ट क्लास यू विल ब्रिंग योर असाइनमेंट एंड
try those questions before coming to the class. Right, students? Today, what we are going to do is profit and loss and compound interest. All of you are going to appear for NTSC exam. And you know, NTSC में आपके पास profit loss, ratio proportion, time work, compound interest, all these topics comes. ये सब आप 8th में पढ़ करके छोड़ चुके हो. Right? Am I right? अच्छा, उसके आगे भी कर रहे हो अभी 9th 10th में आके आपने have you done the revisions for this? No ma'am. Yes ma'am, no ma'am, सब mixture से चल रहा है. चलो, anyways, these are the topics which will be there in your classes and your NTSC. So जब तक आप अपने syllabus का कुछ part schools में नहीं शुरू कर रहे हैं, तब तक we'll concentrate on these topics one by one. So first topic that I have selected is profit and loss and compound interest. सबसे पहले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक क्विक रिविजन की जरूरत है. सबको याद है, सबने किया हुआ है. देयर इज नथिंग दैट यू हैवंट डन. विल जस्ट प्रैक्टिस आउट द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर असाइनमेंट. चलिए जी, एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सब कुछ तो वापस से जाने की जरूरत नहीं. हाँ जी, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो एसपी बढ़ा या सीपी बढ़ा. लॉस हो रहा है तो अगर मुझे गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया है और सीपी मालूम है, एसपी कैलकुलेट करना है. आई रिपीट, आई हैव गेन परसेंट सीपी and I want to calculate SP. The direct formula for calculating SP. Anybody remembers? Yes. हाँ, बोलो फटाफट. 100 plus profit percent upon 100 times CP. 100 plus gain percent upon 100 into CP. Calculations आप बिल्कुल कर सकते हो. नॉर्मल सबको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, प्रॉपर प्रोसीजर लगा के सब कुछ कर सकते हो. लेकिन जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जाते हो तो इस तरह की बातें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते. राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. सीपी मालूम है, गेन परसेंट मालूम है, एसपी निकालना है तो फॉर्मूला विल बिकम 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी. नाउ इफ लॉस परसेंट इज गिवन एंड सीपी इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट एसपी. minus loss percent upon 100 into C will become your SP. Other way around, gain percent और SP given हो, CP निकालना हो. Loss percent और SP given हो, CP निकालना हो. इन्हीं फॉर्मूला से आप रिवर्स चल सकते. CP will be 100 upon 100 plus gain percent into SP. And from this loss होने पर CP will be 100 upon 100 minus loss percent into SP. If I say CP of an article is rupees X, और इसको हमने सेल किया है 20% प्रॉफिट पर, सो एसपी विल बी द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स. वी सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ से 20%. व्हाट विल बी द एसपी? 6/5 और डायरेक्टली 1.2x. इस तरह की मेंटल कैलकुलेशन शुड बी देयर. वो कॉपी पेन पे नहीं आनी चाहिए, वो यहीं पर हो जानी चाहिए. राइट? नाउ एक हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए. जूम करना है. राइट, आई डू. जूम आउट करूं, रिड्यूस करना है. ओके, वेट मिनट.
ज्यादा जूम आउट हो गया? बता देना जब इट विल बी ओके। अब ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास एक इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आता है और अदरवाइज बहुत लंबी कैलकुलेशन है। राइट डाउन, when a person sells two similar things, when a person sells two similar things at same SP, one at a gain of X%, one at a gain of X% and other at a loss of X%. SP सेम है दोनों का, एक को सेल करके उसको X% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को सेल करने से उसको X% का लॉस हुआ है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस होगा। The whole transaction is always going to give you a loss and that loss percent कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, वो सब कुछ ठीक है, बट वी हैव अ शॉर्टकट फॉर दिस एंड दिस इज अ वेरी 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 यूजफुल शॉर्टकट। डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट योर लॉस परसेंट। कैसे? x जो गेन या प्रॉफिट का परसेंटेज था, दैट अपॉन 10 एंड होल स्क्वायर। This formula will directly give you the loss percent in the whole transaction. Otherwise method सबको मालूम है कि अगर आपके पास ये SP है, इतना गेन है तो CP निकालोगे, ये लॉस है तो फिर CP निकालोगे, दोनों के CPs को ऐड करोगे, दोनों के SPs को ऐड करोगे, लॉस आ जाएगा, लॉस अपॉन CP करके आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते। समझ में आया क्या बोला मैंने? बट वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन गो फॉर द फॉर्मूला। क्या? ये जो X% का गेन है या X% का लॉस है, सेम है, SP दोनों का सेम है, कंडीशन जरूर मीट होनी चाहिए। अगर कंडीशन मीट नहीं होगी तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। X अपॉन 10 होल स्क्वायर विल गिव यू दी लॉस परसेंटेज। राइट स्टूडेंट्स? आया कैसे? तो वहीं से आएगा, सब कैलकुलेशंस करने के बाद ही आएगा। तो आया कैसे पे नहीं जाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे रहना है। आएगा वहीं से ही, जो कैलकुलेशंस करी हैं, जो आप पूरा प्रोसेस लगा रहे हो वहीं से ही निकला है, कोई ऊपर से आसमान से नहीं टपका है, निकला वहीं से ही। राइट? असाइनमेंट खोलिए जी अपने, साथ साथ बाकी जो कुछ इसमें यूज होते रहेंगे शॉर्टकट्स, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। निकालिए जी फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को करने में इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंस ये है कि हाउ मच टाइम डू यू टेक, क्योंकि पेपर में जाकर के जो कंस्ट्रेंट है वो टाइम का है, ना कि तुम्हें कितना आ रहा है और कितना नहीं आता। सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं आता है। The importance is how much time do you take to solve the questions. Read out the first question. A person brought 20 liters of milk at the rate of ₹8 per liter. He got it churned after spending ₹10 and 5 kg of cream and 20 liters of toned milk were obtained. If he sold the cream at ₹30 per kg and toned milk at ₹4 per liter, his profit in the whole transaction. We have to see who is able to do it quickly. प्रॉफिट परसेंट का मतलब है पहले प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का मतलब पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए पहले कॉस्ट कितनी पड़ी और सेलिंग प्राइस कितना है वो चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। हाँ जी, सीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? What is the cost price? He bought 20 liters of milk at a rate of 8 per liter. So 160 और भी है कुछ कॉस्ट का फैक्टर। 10 rupees he spent on churning it. So total CP कितना हो गया मेरे पास? 170. SP कितना है?
What is SP? 230. 5 kg क्रीम और हर kg के लिए 30 रुपीज, सो 150. फिर 20 लीटर ऑफ मिल्क और हर के लिए 4 रुपीज, 80. सो 230 इज दी SP. प्रॉफिट कितना हो गया? Profit percentage is calculated on CP or on SP? 60 upon 170 into 100. What your answer should be? कितना? 35.3. So B becomes your answer. क्वेश्चन में करने को कुछ नहीं है, सिंपल कंसंट्रेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलिए जी, now you will try out question number 7. Question number 7. And anyone who has obtained the answer? अभी दिमाग को ट्यून करना पड़ेगा, अभी कहीं और घूम रहा है दिमाग. And anyone who has got the answer for question number 7? The question says the profit earned by selling an article for rupees 900 is double the loss incurred when the same article is sold for rupees 450. At what price should the article be sold to make 25%? सबसे पहले अगर मुझे ये बताना है कि 25% का प्रॉफिट मिले, कितने प्राइस पर सेल करूं, तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बेसिक चीज चाहिए क्या पहले? सीपी कॉस्ट प्राइस मालूम होगा तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज से आप एसपी बता पाओगे. सीपी कैसे निकलेगा? पहली चीज दी है प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900. 900 इज योर एसपी. दूसरी चीज मेंशन है प्रॉफिट का रिलेशन आगे जोड़नी. तो सबसे पहले आई हैव टू सी द प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए अगर मैं कॉस्ट प्राइस को एक्स सपोज कर लूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? अरे एसपी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज 900, सीपी एक्स ले लिया तो प्रॉफिट मिल गई. अब अगला केस देखो जरा. नेक्स्ट वो किसके साथ रिलेशन बता रहा है? वो कह रहा है दिस प्रॉफिट इज डबल द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 450. कैन आई कैलकुलेट द लॉस? जब एसपी 450 है तो मुझे लॉस हो रहा है. वो लॉस कितना है अब इस केस में? दिस इज द सीपी, दिस इज द एसपी, सो व्हाट विल बी द लॉस? x माइनस 450. पहले जब मैंने 900 में आर्टिकल को सेल किया तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, और जब 450 में सेल किया तो मुझे लॉस हो रहा. 450 and 900 both are the SPs in two different situations. I consider the CP to be X. Obviously CP तो सेम ही रहेगा आर्टिकल का. एक बार जब आप उसे प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट इज 900 माइनस एक्स, और जब 450 पे कर रहे हो तो लॉस हो रहा है, दैट लॉस विल बी x माइनस 450. What is the relation given between this profit and loss according to the question? Profit is how much? Double the loss incurred. So can I get CP from here? और सोते सोते मत रहो, जाग जाओ.
सोने वालों उठो फटाफट, जल्दी से मुझे सीपी निकाल के बताओ यहाँ से। प्रॉफिट दैट यू हैव, x is double x minus 450, that gives you x as 600 rupees. So the cost price of the article is rupees 600. आपसे पूछा क्या गया है? At what price should the article be sold to make 25% profit? मतलब अब आपको SP चाहिए, CP मालूम है और गेन परसेंट मालूम है, तो क्या करोगे? 600 into 100 plus gain percent upon 100. कितना आ जाएगा? 125 into 6. So my answer become 750. बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, अभी तुम्हारी शक्लें देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने मैथ्स छोड़ के कुछ उर्दू, फारसी, जर्मन पढ़ाना शुरू कर दिए। गो बैक, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। प्रॉफिट क्या था, लॉस क्या था, एसपी क्या था, सीपी क्या था, थोड़ी प्रोग्रामिंग वापस ले जानी पड़ेगी, नो डाउट। लेकिन ये काम इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि एनटीएससी में आने वाला है और वहाँ पर जब क्वेश्चन दिखता है तो लगता है कि पता नहीं कौन सी कहानी आ गई, उर्दू जर्मन में लिखनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आई थॉट कि जब तक आप स्कूल में आगे कोई टॉपिक अपने सिलेबस का नहीं कर रहे हो, विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट्स। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से पढ़ना और मुझे जल्दी से आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 6, %10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अभी तक हम लॉस और प्रॉफिट को कहते हैं किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? सीपी पे। बेस हमारा परसेंटेज लॉस और परसेंटेज गेन का रहता है सीपी, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है? 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब जो आपको 10% का लॉस दिया है वो बेस किसको मान के दिया गया है? एसपी को, नॉट सीपी। यू हैव टू कैलकुलेट कि अगर एसपी को बेस मान के 10% का लॉस था तो सीपी को बेस मानने पर लॉस परसेंटेज क्या हो? Which one? Alpha is correct. A option is perfectly okay. हाँ जी, anyone else will explain how to proceed? शुरुआत ये बता दो क्या करोगे, कहाँ कैसे पहुंचेंगे उस तक तो बात की बात है। How to proceed? Loss percent based upon SP means loss upon SP into 100 is what? 10%. This is 10. Can I write this loss SP और CP की टर्म में? क्या हो जाएगा ये? CP माइनस SP। लॉस है तो CP माइनस SP। क्या यहाँ से आपको CP और SP का रिलेशन मिल जाएगा? और अगर आपको CP और SP का रिलेशन मिल जाएगा तो आपको लॉस इन टर्म्स ऑफ CP भी मिलेगा। कुछ बात समझ में आई है क्या कहा मैंने? Find out a relation between SP and CP from here and tell me what are you getting. SP is equal to (10/11) CP. See, यहाँ से you are getting 10 CP minus 10 SP is equal to SP. 10 CP is equal to 11 SP. So SP becomes 10/11 times CP.
So loss, CP minus SP, CP minus 10 upon 11 CP, that is 1 by 11 CP. This is your loss. And loss percent, 1 by 11 CP upon CP into 100. So 100 by 11% is the loss when it is calculated based upon CP. I repeat what I have done. Given क्या था मुझे, लॉस परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ एसपी. जनरली हम जब लॉस और गेन परसेंटेजेस निकालते हैं तो वो एसपी पर नहीं निकालते, सीपी पर निकालते. मुझे गिवन है एसपी पर. लॉस विल बी सीपी माइनस एसपी. सो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इज 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10, क्योंकि लॉस परसेंटेज 10 दिया था. यहाँ से सीपी और एसपी का रिलेशन आ गया. सीपी एसपी का रिलेशन आ गया. मुझे लॉस कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ CP. So वो CP की टर्म में मेरा लॉस है 1 by 100 टाइम्स ऑफ CP. परसेंटेज निकालने के लिए 1 by 100 CP अपॉन CP into 100. So 100 by 11. हाँ जी, कुछ बात बुद्धि में आई है? कोई खिड़की दरवाजे दिमाग के थोड़े बहुत खुले हैं? सारे खुल गए? पक्की बात है? चलो फिर क्वेश्चन करके बताओगे. 8th, Bargadi students, have you understood what I have done in the question? और जिसको समझ में नहीं आए कृपया करके पूछ लेना, बैठे मत रहना. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. क्वेश्चन नंबर 8. हाँ जी, हाँ जी, कितना? शायद सही बोल रहे थे, पूरे से सुना नहीं है मुझे. 50% यू से करेक्ट. किस किस का आया है 50%? हाथ खड़ा करो. ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम फरीदकोट इज रिस्पॉन्डिंग इन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड. इस तरह के क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो क्या तरीका है इसको करने का. आपको दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स. यू लेट CP ऑफ 1 पेन इज से ₹1. ठीक है जी. एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर मैं 1 रुपी एज्यूम कर लूं तो 12 पेन्स का CP कितना हो गया? 12 रुपीज. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? SP of 8 pence. Can I say SP of 8 pence is ₹12? हाँ जी, यहाँ तो कोई तकलीफ है तो बोलो. एक पेन का CP 1 रुपया एज्यूम किया, 12 पेन्स आपको दिए थे, तो 12 पेन्स का CP विल बी 12 रुपीज. और क्वेश्चन के हिसाब से 12 रुपीज जो है दैट बिकम्स, और CP ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 8 पेन्स. यहां से क्या मैं एक पेन का SP निकाल सकती हूँ? कितना हो जाएगा? SP of 1 pen will be 12 by 8, that is 3 by 2. अब आपके पास एक पेन का CP भी है, एक पेन का SP भी है. तो आपसे लॉस गेन परसेंट जो मर्जी पूछो, कैन यू कैलकुलेट? गेन कितना हुआ मुझे? 1 by 2. Gain on selling 1 pen is 1 by 2.
सीपी एक ही था, तो सीधा सीधा हाफ इंटू 100 गिव्स मी अ प्रॉफिट ऑफ 50%. आई रिपीट, कान दिमाग सब खोल के सुनो. मुझे दिया था 12 पेन्स का सीपी, 12 पेन्स का सीपी इज सेम एज एसपी ऑफ 8 पेन्स. मतलब जितने पैसे में आपने 12 पेन खरीदे उतने में 8 आपने सेल किए. मतलब 4 पड़े हैं आपके पास, इसका मतलब गेन होने वाला है. दैट इज फॉर श्योर. गेन का परसेंटेज क्या है ये मुझे कैलकुलेट करना है. मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कि एक पेन का सीपी, क्योंकि लॉस या गेन परसेंट के लिए मुझे कंपैरिजन करना है सीपी और एसपी में सेम क्वांटिटी की ही. मैंने एक पेन का सीपी एज्यूम किया 1 रुपी, तो 12 पेन्स का सीपी हो गया 12 रुपीज, विच इज नथिंग बट एसपी ऑफ 8 पेन्स. 8 पेन्स का एसपी 12 रुपए है, तो एक का हो जाएगा 3/2. नाउ आई हैव एसपी ऑफ 1 पेन एंड आई हैव सीपी ऑफ 1 पेन. सो फ्रॉम देयर आई कैन कैलकुलेट गेन ऑन 1 पेन and that is 1/2. 1/2 rupees is the gain on 1 pen. CP is 1, so directly I can get the profit of 50%. कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बोलो. कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करो. अगले तीनों क्वेश्चन करने हैं, 9th, 10th and 11th. ऑल आर सिमिलर, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ. फटाफट कर दो. हाँ जी, ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 8. 9 के लिए आंसर बोलिए. बीटा 16 इज द आंसर. जिसका नहीं आया हाथ खड़ा कर दो. शाबाश. ऑनेस्टली जिसका नहीं आया हाथ खड़ा करो. फ्रॉम बोथ द सेंटर्स, बरगाड़ी और कोटकपुरा, दोनों सेंटर्स में से जिसका भी आंसर नहीं आया क्वेश्चन नंबर 9 का, हाथ खड़ा कर. शाबाश. सबका आ गया. चलिए फिर अगला करिए. Question number 10 and question number 11 both. For 10 answer is C, 50. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज 50. जिसका नहीं हुआ बोलो. बरगाड़ी लास्ट में जो बॉयज बैठे हैं. हाँ जी, हो गया बेटे. आगे आ जाओ जरा, जो पीछे बैठा है सबसे लास्ट में, और मुझे बताओ कैसे किया है क्वेश्चन नंबर 10. आ जाओ बच्चे फटाफट. क्वेश्चन नंबर 10 कैसे किया बेटा? Selling price of one notebook ₹1. Okay. Then selling price of, we will find the selling price of 12 notebooks. 12 हो गया. हाँ. And then subtract the selling price of 4 notebooks from it. तो 8 आ गया आपके पास. Yes. फिर And then we'll find the then profit percent.
4/8 into 100. ठीक है जी, 11th भी हो गया सबका. What is the answer for question number 11? Girls from Bagadi. What is the answer for question number 11? Girls from Faridkot. Question number 11 का answer. Oranges are bought at the rate of 10 for rupees 25 and sold at the rate of 9 for rupees 25. The profit is. Alpha is not the answer. Answer with me is C. Question number 11 says oranges are bought at the rate of 10 for rupees 25. तो एक orange का CP कितना हुआ? और जल्दी बोलो, एक orange का CP 2.5 और sold at the rate of 9 for 25. तो SP एक का कितना हुआ? 25/9. 25/9 minus 25/10. ये क्या लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट हो गया? 25/90. परसेंटेज चाहिए तुम्हें. प्रॉफिट इज 25/90. परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट divide by CP. What is CP? into 100. So that gives you your answer as 100/9. बच्चों, किस किस का अभी भी नहीं आया है वो बता दो मुझे. ये एसपी ये सीपी डिफरेंस है. प्रॉफिट को डिवाइड करना है सीपी से और मल्टीप्लाई करना है 100 से टू गेट द प्रॉफिट परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 5. जिसका आंसर नहीं आया हो वो पूछ सकता है. एनी आउट ऑफ 8th 9th 10th एंड 11th. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 140. डेल्टा इज द आंसर. हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? विल टेल मी. रेज योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? 140 आंसर आया है फरीदकोट से. जिसने आंसर दिया खड़े हो जाओ बेटा और बताओ कैसे करें. जिसने आंसर दिया था 140. और किसी ने तो दिया था फरीदकोट. हु हैज गिवन द आंसर? पॉजिटिव तुक्का? नो. चलिए फिर बोलिए बेटा. Let CP is 1. And this is the first case SP equal to 1.2 this. बिल्कुल ठीक है. But then if it is twice, but 2.4 is बिल्कुल ठीक है. 1.4 upon 1 is 1.4. बिल्कुल ठीक है. एक बात ध्यान से सुन लो. जब आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करते हो तो अजम्पशन जब भी करनी हो, most of the time take your assumptions of CP or SP to be 1 or 100. In both cases your calculations become very 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 easy. Either take it 1 or 100 provided जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया वो कहीं वायलेट नहीं होनी चाहिए. वो भी इंपॉर्टेंट है. आपको चेक करना पड़ता है क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर आप सीपी को 1 रुपी या 100 रुपी कुछ भी लेके चलोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है. जैसे कि योर फेलो स्टूडेंट टोल्ड सीपी को अगर 1 ले लेते हो तो गेन 20% का है तो एसपी कितना हो गया 1.2.
सीधे सीधे 1.2 रुपीज हो गया आपका एसपी। अब हमने क्या कहा कि उस एसपी को डबल कर दिया जाए, डबल कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा एसपी 2.4। सीपी कितना था 1, एसपी हो गया है 2.4, सीपी इज 1, सो गेन इज 1.4, प्रॉफिट इज 1.4% आपका। और आपको बताना क्या है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, हाँ जी, किस किस को बात समझ में आई? assumptions of CP and SP become very important and they should be taken as 1 or 100 depending upon कहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं। चले जी आगे, रिपीट कर देते हैं। हमें दिया था a man gains 20% by selling an article for a certain price। पहले इसको थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं, फिर उस बात पे आते हैं। अगर मैं सीपी और एसपी की टर्म्स में चलूं, मुझे क्या दिया गया, अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस। आई टेक एसपी इज 1.2 टाइम्स सीपी। विल इट बी ओके? और थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। तो सीपी को अगर मैं सीपी ही लेके चलूं तो सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी बिकम्स माई एसपी, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है मेरे पास। सो एसपी विल बी 1.2 टाइम्स, सॉरी ठीक है 1.2 टाइम्स सीपी। अब मुझे क्या कहा गया, if he sells it at double the price। अभी किस प्राइस पे सेल कर रहा है 1.2 सीपी। अब क्या कर दे, इसको डबल कर दे, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गया 2.4 टाइम्स सीपी। ये है न्यू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को सीपी ही लेके चले थे, तो गेन कितना हो गया, गेन इज सेम एज 1.4 टाइम्स सीपी। परसेंटेज चाहिए तो डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। हमने क्या किया, हमने कहा सीपी को 1 लेट करो। जब सीपी को 1 लेट किया तो ये सीधा सीधा 1.2 हो गया और ये 2.4, गेन 1.4, परसेंटेज। इज इट ओके? चलिए जी, नाउ यू विल ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, हो गया। Which one is the answer? Beta is correct. अब मुझे आंसर फरीदकोट गर्ल्स से चाहिए। इस तरह के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस इसमें।
Girls from either from Bargadi or Faridkot should answer the question. क्या आपको SP of 1 lemon मिल जाएगा? कितना आ गया SP of 1 lemon? 8/9. अगर वो 8/9 रुपीज में सेल कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो क्या आप यहाँ से CP निकाल सकते हो? कितना होगा? आपके पास SP है, लॉस है. CP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.8 से डिवाइड. So what will I get? 10/9. देखो बच्चों, आपको दिया है SP of 40 lemons is rupees, नहीं 45 is rupees 40. इसका मतलब एक लेमन का SP 40/45 that is 8/9. ये SP है और लॉस है 20% का. तो CP निकालने का फॉर्मूला क्या था? 100/100 माइनस लॉस इंटू SP. यही फॉर्मूला पड़ा था. 10/9 is the CP of 1 lemon. अब मुझे क्या कहा गया? How many should he sell for ₹24 to gain 20% in the transaction? बोलिए जी, अब क्या करोगे? अगर 20% का गेन करना है तो SP कितना होना चाहिए? जल्दी बोलो. ये CP है, मुझे इस पर 20% का गेन चाहिए, तो मेरा SP कितना आएगा? बहुत मुश्किल काम पूछ लिया मैंने. हाँ जी बोलो. फोर बाई 3 आएगा. CP 10/9. इसमें कितना गेन चाहिए? 20% का. तो फॉर्मूला क्या है? 10/9 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. 4/3 इज दी SP ऑफ 1. मुझे पूछा गया 24 रुपए में कितने सेल करे? Will it be 18? यूनिटरी मेथड नॉर्मल लगा सकते हो. सोते सोते बच्चों जाग जाओ और जल्दी से जरा क्वेश्चन नंबर 15 कर दो. फटाफट करना. 1 मिनट क्या, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 15. डेल्टा इज करेक्ट. assumption becomes very very important. क्या चीज एज्यूम करके चल रहे हो? फिर से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको दिया a man buys an article for 10% less than its value. वैल्यू को क्या मान के चल लो? 100 ले लें, परसेंटेजेस में है 100 मान लें वैल्यू थी. फिर आपने कितने में लिया? वो 90 रुपए में लिया. 10% लेस देन इट्स वैल्यू, सो यू बॉट इट फॉर 90 रुपीज. फिर आगे क्या बोला? एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर देन इट्स वैल्यू. मतलब कितने में सेल किया? 110 रुपीज में.
गेन और लॉस परसेंट चाहिए। 110 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितना है 90, तो गेन कितना हो गया 20 रुपीज का। कितने पे गेन है ये 90 पे, सो विल इट बी मोर देन 20%। आ रही है कुछ बात बुद्धि में? Assumption is very important. Take the value to be 100, 10% less means 90 CP है, 10% more means 110 SP. Differences of 20 और CP 90, तो आपका आंसर more than 20%। एक क्वेश्चन नंबर 16 कर दो बस, फिर जाओ क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, what should be the answer for question number 16? सेलिंग प्राइस सेम, एक पे 12% का प्रॉफिट, एक पे 12% का लॉस। तो हमने क्या किया था x/10 होल स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। लॉस होगा 6/5 होल स्क्वायर, दैट इज 36/25, दैट इज 111/25% लॉस। ठीक है बच्चों, so we'll continue with the same thing in the next class। आप एक तो ये असाइनमेंट प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली लेके आओगे, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट वो आप लोग ट्राई करके आओगे और लेकर के आओगे, जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी विल डिस्कस दैट नेक्स्ट। राइट स्टूडेंट्स?